डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप डिसीज़ का था। तो हम क्रॉप डिसीज़ कर रहे थे और क्रॉप डिसीज़ में हमने शुरू कर रखा था वो था फंगल डिसीज़। फंगस से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो क्रॉप्स को होती हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लिए थे, तो उम्मीद है कि घर जाकर उनकी दोहराई बढ़िया की होगी। आज हम जो डिसीज़ ले रहे हैं फंगस में, फंगल डिसीज़ में, उसका नाम है टिक्का डिसीज़ ऑफ ग्राउंडनट, यानी मूंगफली की बीमारी। तो इसमें कैजुअल ऑर्गेनिज्म है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, और होस्ट तो पता लग ही गया होगा आपको। होस्ट का नाम है मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट। सिम्टम में जनरली इस बीमारी के अंदर प्लांट्स के लीफ ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। लीफ बियर्स लीफ स्पॉट्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। जैसे डिसीज़ जो है वो प्रोग्रेस करती है, लीफ स्पॉट और बढ़ते चले जाते हैं लीफ के ऊपर। जब डिसीज अपने सेवियर फॉर्म में आ जाती है उस समय लीफ के ऊपर इतने ज़्यादा लीफ स्पॉट्स हो जाते हैं एंड दे चेंज देयर कलर फ्रॉम पेल टू ब्राउन। लीव्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड एंड प्लांट्स टोटली डाई, यानी जो फ्रूटिंग पोर्शन है उसमें भी इन्फेक्शंस होने का ख़तरा बढ़ जाता है। फोटोसिंथेसिस टोटली स्टॉप हो जाती है क्योंकि उसमें लीफ जो हैं वो तो टोटली ड्राई हो जाते हैं और प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अंदर कंट्रोल मेजर सबसे बढ़िया है 0.03% ऑफ कार्बेंडाजिम्स which are very useful to control the disease टिक्का of groundnut. इसके अलावा 0.05 benomyl is also very effective in this regard. इसके अलावा दूसरे कंट्रोल मेजर जो हैं वो जैसे हम पिछली बार कहते रहे हैं, रोटेशंस ऑफ क्रॉप, यूज़ ऑफ डिसीज रेसिस्टेंस वेराइटीज़, और फंगल डिसीज़ को सॉइल से ख़त्म करने के लिए जैसे आपको पहले बताया प्रॉपर सैनिटेशन इज़ मस्ट। ड्यू टू दिस द डोरमेंट माइसीलिया किल्ड बाय समर और सन रेडिएशंस। इसके बाद हमारी अगली डिसीज़ जो हम डियर स्टूडेंट्स ले रहे हैं वो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। याद होगा कि हमने आलू से संबंधित सोलेनम ट्यूबेरोसम से संबंधित एक डिसीज़ पहले भी ली थी जिसका नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक्चुअली मैं इससे हट के बता दूं आपको कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ने जितने नुकसान ह्यूमंस का पहुंचाया है, जितना इन्होंने ह्यूमंस बीन्स को किल किया था, उतना अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ने शायद नहीं किया होगा। जितनी मारक क्षमता लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की रही है उतनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की नहीं रही है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक नाम आता है इरिश फेमाइन, शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। एक्चुअली इरिश फेमाइन क्या है? आयरलैंड में 1840 से लेकर 1847 के बीच का जो पीरियड था, उस दौरान वहाँ के लोगों का जो स्टेपल डाइट यानी मुख्य भोजन, जैसे हमारा मुख्य भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट से युक्त, रोटी खाते हैं, गेहूं की खाते हैं, बाजरे की खाते हैं, मक्का की खाते हैं,
लेकिन उस समय उन लोगों का जो स्टेपल डाइट थी वो केवल पोटैटो थी, भोजन, मुख्य भोजन। उस दौरान क्या हुआ कि ये डिसीज़ फिर अपीयर हुई, आलू की लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और इसका कैजुअल ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपको पहले डिसीज़ में बताया गया था, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, इसने उस समय इस आलू की फसल के ऊपर अटैक किया और ये बन गई एंडेमिक डिसीज़। यानी कि साल 10 साल ये होने लगी। कंट्रोल मेजर उस समय था नहीं, लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे, रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं थी कि फंगस को किल किया जा सके। लिहाजा इस डिसीज़ ने आलू की खेती पर इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि उस दौरान तकरीबन 1 मिलियन लोग भूख से मर गए, डाई बाई स्टारवेशंस। और तकरीबन रिसर्च ये बताती है कि तकरीबन इतने ही, यानी कि 1 मिलियन के करीब ही उस देश को छोड़कर बाहर दूसरे देशों में जाकर रहने लगे। तो इस प्रॉब्लम को इरिश फैमाइन का नाम दिया गया। तो इस फंगस ने आलू पर कितना ज़बरदस्त कहर ढाया था और उसके कारण ह्यूमंस की कितनी कैजुअलिटीज़ हुई थी, ये उसका एक बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण है। इसी से संबंधित एक और ले लो, द बंगाल फेमाइंस। ये 1942 में सामने आया था। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि राइस, बंगाल का मुख्य भोजन जो है वो चावल है, राइस। तो उस समय राइस स्पॉट ऑफ डिसीज़ ने धान की खेती पर, राइस फील्ड पर इतना ज़बरदस्त अटैक किया था कि उसका पूरी से पूरी तरह सफाया कर दिया था। कब? 1942 में। और तकरीबन 2 लाख लोग उस समय भूख से ही मर गए थे। तो ये डिसीज़ की ऐसी शुरुआती मार है कि जब रिसर्च नहीं थी, कोई कंट्रोल मेजर नहीं था, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ नहीं थी, लोग कुछ जानते नहीं थे, तो उससे पता लगता है कि ये डिसीज़ उस समय जब ये अपने शुरुआती दौर में आई थी तो इसने कितने बड़े बड़े नुकसान किए थे। तो ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, हम जो अगली डिसीज़ पढ़ रहे थे तो उस समय ये एक इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। नहीं बने तो जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो याद आ गया इसलिए आपको बता दिया। तो अब डिसीज़ के ऊपर चलो। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच इज़ कॉज बाई अल्टरनेरिया सोलानी, SOLANI, सोलानी। होस्ट सेम पोटैटो। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि जनरली शुरुआती स्टेज में व्हेन द डिसीज अपीयर्स, द लोअर मोस्ट लीव्स ऑफ द प्लांट are much affected or infected by the fungus. They bear leaf spots on the leaves which are covered by fungus. लीफ स्पॉट जो होते हैं वो फंगस से ढके हुए होते हैं, कवर हुए होते हैं। जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करती है तो ऊपर के लीफ यानी कि जो यंगर लीव्स हैं, they are also infected by fungus and appears leaf spots which are covered by fungus. In severe form, the disease also infect the tubers which are present inside the soil. They bear dark colored lesion, black colored lesion. As a result of this, the tubers or potato tubers are totally destroyed. They produce a foul smell and crop are totally destroyed. तो ये था इसके सिम्टम्स के बारे में। जनरली हाइफे, डोरमेंट हाइफे एंड कोनिडिया
रिमेन्स परसिस्ट ऑन प्लांट सेल डेब्रिस। ये जनरली प्लांट के जो बचे हुए भाग होते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि फसल को ले लेते हैं और उसके जो बचे हुए भाग होते हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं। एक्चुअली ये फंगस और कोनिडिया ऑलरेडी उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही नेक्स्ट सीजन आता है और फेवरेबल कंडीशंस इन फंगस को मिल जाती है, यानी कि मॉइस्ट वेदर विद हाई टेम्परेचर, नमी युक्त वातावरण और तापक्रम थोड़ा ज़्यादा हो, तो इस समय ये फंगस अपने शुरुआती दौर से शुरू हो जाती है दोबारा, यानी डिसीज स्टार्ट एट दैट टाइम। प्राइमरी इन्फेक्शन इस प्रकार के डिसीज़ में किससे होती है? ये ऐसे क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। द प्राइमरी इन्फेक्शंस ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज स्टार्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड ट्यूबर्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोपगेशंस। सेकेंडरी इन्फेक्शंस किसके द्वारा होती है? Secondary infections in early blight of potato is start by the germinations of conidia, which is produced by fungus. जनरली कोनिडिया जर्मिनेट जब करते हैं तो एक कोनिडिया स्पोर के अंदर कम से कम 5 से लेकर 10 तक जर्म पोर होते हैं। दे प्रोड्यूस पोलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशंस। These pollen tube enter into the leaf through stomata or through epidermis and cause infections in leaves of potato plant. इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, फिर वो प्रोग्रेस करती है, अगर उसका कंट्रोल मैयर ना हो तो उससे फसल तबाह हो जाती है। अब इसमें हम लेंगे कंट्रोल मैयर्स क्या क्या हैं। तो कंट्रोल मैयर्स में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि कल्टीवेशन के समय ऐसे ट्यूबर्स यूज़ ना किए जाएं जो इन्फेक्टेड होते हैं फंगस से। डिसीज्ड फ्री ट्यूबर शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग कल्टीवेशंस ऑफ पोटैटो। इसके बाद स्प्रे के रूप में एंटीमाइसिन, blastimycin are the two chemicals or fungicides which are very useful in this regard to control the problems. इसके अलावा disease resistant varieties also used for the control of the disease. Proper sanitation, फील्ड की सफाई इतनी हो जानी चाहिए कि उसमें फंगस रहे ही ना। इसलिए क्या करते हैं कि जनरली 2 या 3 बार हाल चला दो, सिंपल प्लॉइंग कर लो और उसको पड़ा रहने दो, तो सन रेडिएशंस उस फंगस को, डोरमेंट माइसीलियम को किल कर देती हैं और फिर हम बड़े आराम से उसमें खेती बढ़िया कर सकते हैं, जिससे कि हमें प्रॉपर फसल मिल सकती है बिना किसी नुकसान के। तो ये हमारी थी फंगस से होने वाले फंगल डिसीज़ के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, यह हमारी डिसीज़ जो फंगस से होती हैं वो ख़त्म होती हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसके बारे में ज्ञान लेने की कोशिश करी होगी, और ज्ञान लेने से ही कुछ नहीं होता, इसको एग्ज़ाम पास में आने ही वाले हैं, तो लिहाजा इनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में निकाल के आपने कैसे बनते हैं याद करने हैं। मैं इसके क्वेश्चन अभी करवाऊँगा, उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अगली जो डिसीज़ है जो बैक्टीरिया से संबंधित है उसको ले लें, उसके बाद फिर मैं 1 बाय 1 इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं उसको लूँगा फिर। तो हमारी अगली डिसीज़ जो है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दिए स्लाइड के ऊपर, स्लाइड्स में अब आया है बैक्टीरियल डिसीज़। तो डिसीज़ में हमने पहली जो डिसीज़ ली है वो खट्टे फलों पर होने वाली डिसीज़ है, तो वो है पहली सिट्रस कैंकर। स्लाइड पे ध्यान दो। इसका जो पैथोजेंस है
उसका नाम है एक्जेंथोमोनास सिट्री, और होस्ट है वो सिट्रस स्पीसीज, यानी कि सिट्रस स्पीसीज से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब पर इस बैक्टीरिया का हमला जनरली होता ही रहता है, थोड़ा या ज़्यादा फॉर्म के अंदर। रिगार्डिंग सिम्टम्स, इन्फेक्टेड पार्ट शोज कैंकर, कैंकर मीन्स वुंड, लेजियंस, जख्म, ऑन लीव्स, लीव्स पर भी, ट्विग्स, ब्रांचेस वगैरह पर भी, फ्रूट्स पर भी, और जो यंग ब्रांचेस हैं, डेवलपिंग ब्रांचेस हैं, उनके ऊपर भी। कहने का मतलब है कि सिट्रस कैंकर का कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है ये पूरे प्लांट्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद अगर ये डिसीज़ साथ के साथ ही प्रोग्रेस करती चली जाए तो इसके ऊपर पैचेस बन जाते हैं, डार्क ग्रीन पैचेस which are changed into grey and then browny corky mass. Bacteria, regarding shape and size of the bacteria is rod shaped, has single flagellum, aerobic in conditions and gram negative bacteria. ये दो उसके बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक हैं। तो इसमें कंट्रोल मेजर, स्प्रे ऑफ एंटीबायोटिक, स्पेशली फाइटोमाइसिन इज़ वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल द डिसीज़। इसके अलावा क्रॉप रोटेशंस, इसमें काफ़ी हद तक क्रॉप रोटेशंस को लेते नहीं हैं वैसे, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्रॉप रोटेशन को लिखा जा सकता है। वैसे स्प्रे के बाद दूसरा अगर आपने इसका सुपीरियर कंट्रोल मेजर लेना है तो वो है डिसीज़ रेसिस्टेंस वैरायटी ऑफ सिट्रस स्पीसीज। इसकी उस श्रेणी वैरायटियों को यूज़ किया जाए ताकि बीमारियों का हमला ही ना हो इनके ऊपर। तो ये डिसीज़ थी हमारी सिट्रस कैंकर। अगली हमारी बैक्टीरिया से संबंधित डिसीज़ है, स्लाइड पे ध्यान दो, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी। ये चावल, धान की फसलों पर असर करने वाली डिसीज़ है। इसका कैजुअल ऑर्गेनिजम्स है एक्जेंथोमोनास ओरिजी। यह एक्जेंथोमोनास ओरिजे, होस्ट राइस प्लांट। सिम्टम देखो इसमें, ड्राइंग ऑफ लीफ टिप्स एंड इनवर्ड रोलिंग्स। लीफ की जो टिप्स हैं वो इन्फेक्शंस के कारण ड्राई हो जाती हैं, अगर वो ड्राई ना हो तो अंदर की तरफ रोल करनी शुरू कर देती हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो गुटेशंस के द्वारा वाटर ड्रॉप के साथ ही ऊज आउट होता जाता है एंड स्प्रेड डिसीज टू अदर प्लांट्स बाय इंसेक्ट, बाय रेन और बाय अदर मीन्स कांटेक्ट के द्वारा। इसके बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है इस डिसीज़ की, प्लांट्स बिकम स्टंटेड और फसल जो है उसकी यील्ड्स अत्यंत कम हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट इसका देखो नीचे मोड ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में। पैथोजेंस एंटर इनटू द हेल्थी प्लांट थ्रू स्टोमेटा एंड वॉन्ड्स, यानी कि लेजियन, जख्म के द्वारा। जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, जिसे इंसेक्ट या दूसरी एजेंसीज जब हेल्थी प्लांट पे ले जाती हैं तो ये बैक्टीरिया स्टोमेटा के द्वारा, और जहाँ कहीं भी किसी हेल्थी प्लांट्स में कोई कट लगा हो, कोई ज़ख्म हो रहा हो, उसके अंदर एंटर कर जाता है और फिर ये इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। कंट्रोल मेजर में यूज ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी इज़ वेरी कॉमन।
दूसरा कंट्रोल मेजर, use of insecticide, bactericides at regular intervals may also be used to control the problem of bacterial blight of paddy. तो स्टूडेंट्स, हमारी अगली जो डिसीज़ है बैक्टीरिया से रिलेटेड वो है ब्लैक आर्म डिसीज़ ऑफ कॉटन की। इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिजम्स है वो है एक्जेंथोमोनास मालवेजियरम, ये इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। होस्ट के बारे में आपको पता लग ही गया होगा, कॉटन। रिगार्डिंग सिम्टम, वाटर सॉक्ड एरिया डेवलप ब्लू और एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी लीफ के नीचे का जो भाग है, लोअर सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, वहाँ टिश्यूज़ के अंदर पानी भर जाता है और उभार सा बन जाता है। इस उभार के अंदर बैक्टीरिया फिल्ड रहते हैं। जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करती है, दीज वाटर सॉक्ड एरिया एक्सुडेट स्लाइम फ्लूइड विच कंटेन्स बैक्टीरिया। These bacteria cause infections। जैसे कोई इंसेक्ट या रेन के द्वारा या कांटेक्ट के द्वारा ये बैक्टीरिया जो ऊज आउट हुए हैं वाटर सॉक्ड एरिया से किसी हेल्थी प्लांट्स पर जाकर जब ये टिकते हैं किसी की एजेंसीज के द्वारा, तो वहाँ ये डिसीज़ को शुरू कर देते हैं और उससे डिसीज़ फिर उन हेल्थी प्लांट में अंदर स्प्रेड हो जाती है। रिगार्डिंग कंट्रोल मेजर, इसका सबसे ज़्यादा बढ़िया कंट्रोल मेजर है कि इससे पहले कि कॉटन सीड को उगाया जाए, कॉटन सीड शुड बी डिप्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के लिए सीड्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, उसके बाद उसको निकाल लो और पानी से धो दो एंड देन अगेन ट्रीटेड बाय एग्रोसोन एंड सीरासोन केमिकल्स। इससे सस्ता एक मेथड भी है जिससे कि हम इस डिसीज़ को रोक सकते हैं। इन्फेक्टेड सीड अगर हों तो वो भी हम उसे स्टेरलाइज कर सकते हैं। इन्फेक्टेड सीड को लेकर और 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करो 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद उनको निकाल के ड्राई करके और बोया जा सकता है। इसके अलावा डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटीज़ और इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ भी हैं जिनको हम ले सकते हैं ताकि जो फसल के ऊपर इस बैक्टीरिया का हमला ना हो, और हो तो इनमें इतनी रेसिस्टेंस पावर हो कि ये उसकी पकड़ में ना आए। जनरली इम्प्रूव्ड वेराइटी भी कई बार इतना ज़बरदस्त हमला होता है बैक्टीरिया का, ये ऐसे इन्फेक्ट करते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। तो उसका एक तरीका ये है कि ध्यान रखा जाए कि कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हो उसको लेकर और जला दिया जाए, उखाड़ के फेंक दो और जला दो ताकि जो डिसीज़ है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ना फैले। डिसीज़ रेसिस्टेंस वैरायटी के अंदर एक वैरायटी है P14। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉटन which has very much disease resistance against this pathogens। तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट, आज की जो मैंने ये लेक्चर लिया था इसमें डिसीज़ के बारे में आपको बताया था। तो शुरू में फंगस से संबंधित डिसीज़ ली थी, उसके बाद मैंने बैक्टीरिया से संबंधित डिसीज़ ली हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ कुछ क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह भी हो जाएं। तो क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में सबसे पहले आप इसी को ही ले लो जो डिसीज़ हमने अभी करी है, ब्लैक आर्म डिसीज़ ऑफ कॉटन।
तो इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन एक बनता है कि नेम वन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ राइस कॉटन। तो P14 P14 इज द इम्प्रूव वेराइटी विच इज डिसीज रेसिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है कैजुअल ऑर्गेनिजम्स का। तो कैजुअल ऑर्गेनिजम्स का बनता है एक्जेंथोमोनास मालवेजियरम इज द कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस डिसीज। रिगार्डिंग मेन इन्फेक्शंस, मेन इन्फेक्शंस इसका कहाँ होता है? ऑन द लोअर साइड्स ऑफ द लीफ द टिश्यू बिकम वाटर soaked which contains bacteria that ooze or extrude out with slimy fluid of the leaf। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर ले लो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि इसके कैजुअल ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या है। तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म इसका है, जैसे आपको पहले बताया, अल्टरनेरिया सोलेनी SOLANI सोलानी। इसी का एक क्वेश्चन बन सकता है अगर आ भी जाए जैसे जनरल नॉलेज के आधार पर कि डिफाइन इरिश फेमाइन। तो आप इसके बारे में बता सकते हो क्या था। बंगाल फेमाइन, इसके बारे में बता सकते हो क्या था, आपको पहले बताया इसके बारे में। इसके बाद इन्फेक्शंस या सिम्टम्स कौन से इसके मेन हैं? तो मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज इज द फॉर्मेशंस ऑफ लीफ स्पॉट्स ऑन द लीव्स। अगर ये आ जाए कि प्राइमरी इन्फेक्शंस कैसे होता है डिसीज़ में, सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है, तो प्राइमरी इन्फेक्शंस इन अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फंगस which are present in dormant conditions in the soil। और इसी में हम ये भी ले सकते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शंस इन अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो may also be caused by cultivations of which type of tuber? Diseased tubers। तो दोनों क्वेश्चन इसमें सही माने जाएंगे। Secondary infections in early blight of potato is caused by germinations of conidia। अगर ये आ जाए कि कोनिडिया इन्फेक्शन करते कैसे हैं, तो इसके बारे में लिखा जाएगा कोनिडिया जर्मिनेट ऑन हेल्थी लीफ प्लांट्स एंड फॉर्म्स germ tube that enters into the leaf through stomata or through epidermis। इसके अलावा अगर ये आ जाए कि कंट्रोल मैयर बताओ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, तो सबसे बड़ा तो है कि प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द फील्ड इज़ द बेस्ट कंट्रोल मैयर टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ डिसीज़। इसके अलावा डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी में आल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। इसके अलावा फंगीसाइड, बॉर्डियक्स मिक्सचर्स पहले भी नाम आया था हमारा। बॉर्डियक्स मिक्सचर इज़ ए वेरी कॉमन एंड वेरी इफेक्टिव मेथड केमिकल्स टू कंट्रोल द फंगस। इससे पहले ले लो जो हमने डिसीज़ ली थी ग्राउंडनट की, उससे संबंधित क्वेश्चन अगर बनता हो तो सबसे पहले तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म उसका क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद मेन सिम्टम्स आप आसानी से निकाल सकते हो कि मेन सिम्टम्स उसमें क्या था। प्रेजेंस ऑफ लीफ स्पॉट ऑन द लीफ विच इज पेल इन कलर।
रिगार्डिंग कंट्रोल मेजर, अब क्योंकि ये भी एक फंगस के कारण ये डिसीज़ है, तो इसका कंट्रोल मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट है स्प्रे वाला। 0.03% ऑफ कार्बेंडेजिन्स is the best method to control the problem। इसके अलावा बिनोमाइल 0.05% में, ये भी अच्छा स्प्रे है, ये भी डिसीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। और इसके अलावा क्रॉप रोटेशन भी अच्छा है। और जैसे आपको अगली जो डिसीज़ से पहले ली थी कि प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द फील्ड इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी to kill the dormant mycelia which are present inside the soil। तो ये था क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स एक मैं क्वेश्चन बीच में और लूँगा। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में भी कुछ ऐसी इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं जिनका हम यूज़ करें तो हमें काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन मिल सकती है। जैसे CR12 इज़ द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ पोटैटो which can be used for cultivations। और इसके अलावा कॉपर फंगिसाइड्स इज आल्सो वेरी इफेक्टिव इन दिस रिगार्ड टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स आज का जो मैंने ये लेक्चर्स लिया था आपके लिए, उसमें आपको क्वेश्चंस के बारे में भी बताने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप घर जाके रिवाइज़ करेंगे और इसको अंडरस्टैंडिंग में भी लेंगे। जनरली जो डिसीज़ हैं ये काफ़ी एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, लिहाजा इसको याद करने का एक तरीका है कि इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पेज के ऊपर तैयार कर लो और 1 बाय 1 फिर इसे याद करने की कोशिश करो और अगले दिन इसे ज़रूर दोहराओ। अगर इसे रिपीट नहीं किया जाएगा नेक्स्ट डे तो ये आपस में ये कन्फ्यूज़ हो जाए मिल जाएंगी और फिर कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं ये। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर्स। धन्यवाद।